यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर यूपी के दौरे पर हैं। ओवैसी आए और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहराइच में एआईएमआईएम के कैंप कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे ओवैसी महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे और दरगाह पर चादरपोशी की। इस मामले के बाद विवाद शुरू हो गया, क्योंकि मसूद गाजी को मुस्लिम संत मानते हैं, वहीं कई हिंदू उन्हें आक्रांता मानते हैं। इतिहास के मुताबिक राजा सुहेलदेव और मसूद गाजी आपस में धुर विरोधी थे और सन 1034 में सुहेलदेव और गाजी के बीच 5 दिनों तक भीषण युद्ध चला, जिसमें सुहेलदेव ने गाजी को मार गिराया था। राजा सुहेलदेव की हिंदू नायक के तौर पर पहचान रही है। अब सवाल है कि सुहेलदेव के नाम में आस्था रखने वाले और उनके नाम पर पार्टी बनाने वाले ओम प्रकाश राजभर क्या महज सत्ता के लिए सुहेलदेव के सम्मान से समझौता कर रहे हैं? यूपी में 2022 चुनाव को लेकर हर सियासी दल रणनीति बनाने में लगा है। इसी क्रम में ओवैसी की भी यूपी पर नजर है। ओवैसी ने राजभर से मुलाकात की, साथ ही ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। ने शुरुआत में कह दिया कि ये टोटल गवर्नेंस का फेलियर हो चुका है योगी आदित्यनाथ का, और ये मुद्दे बीजेपी को जनता याद रखेगी। जिनके परिवार में लोगों की मृत्यु हो गई, जो मर गए, वो आप समझते हैं भूल जाएंगे वो। उधर ओवैसी के बयान पर बीजेपी विधायक संगीत सोम ने ओवैसी और राजभर पर निशाना साधा। संगीत सोम ने कहा कि राजभर ओवैसी के साथ जाकर अपने समाज के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष राजभर जी को बड़ा मुझे खराब लग रहा है कि वो किस रास्ते पर चल रहे हैं। सुहेलदेव जी तो वो महान थे कि जिन्होंने खुद गाजी को हराया था, और आज उस गाजी की मजार पे जाकर वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो जनता की, मेरे ख्याल से जनता के साथ धोखा है। विभागों की बंटवारे के बाद आज वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपने मंत्रालय में कामकाज संभाला। न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि रोजगार बढ़ाने की दिशा में वो काम करेंगी। नहीं, चुनौती से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, चुनौती से ज़्यादा अवसर है, और इस सरकार में काम करने का बहुत बड़ा अवसर है। बहुत अच्छा मंत्रालय है और मुझे लगता है मेरे लिए नया है, तो बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिलेगा, और विशेष तौर से रोजगार सृजन की दिशा में सरकार बहुत संवेदनशील भी है। कोरोना काल में जिस तरीके से एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के या जो हमारे लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनके रोजगार में एक नुकसान ज़रूर हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन कैसे हो, इसके लिए सरकार चिंतित भी है, सरकार प्रयास भी कर रही है। प्रदेश की आबादी को दृष्टिगत रखते हुए और सांसदों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए हमारा वोटर साइज ज़्यादा है, तो ज़्यादा भागीदारी हमारे राज्य की स्वाभाविक रूप से बनती भी है। तो निश्चित रूप से सबकी सामूहिक ऊर्जा का लाभ प्रदेश की जनता को ज़रूर मिलेगा, मिलना भी चाहिए, ये उनका अधिकार है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। यहाँ एसपी प्रत्याशी का आरोप था कि उसे नामांकन से रोका गया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ, समर्थकों के बीच पथराव भी हुआ। इस पथराव में एक गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। तालग्राम ब्लॉक परिसर का मामला है। कन्नौज में नामांकन कक्ष के भीतर भी मारपीट हुई। घायल बीडीसी सदस्य अनिल यादव ने बीजेपी पर मारपीट करने का आरोप लगाया। सदर ब्लॉक स्थित नामांकन केंद्र का ये मामला है। महाराजगंज में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। आरोप लगा कि बीजेपी उम्मीदवार ने तो पर्चा भर दिया, लेकिन दूसरी पार्टी के नेताओं को पर्चा भरने से रोका जा रहा है। ये मामला सदर ब्लॉक परिसर का है। शामली में अधिकारियों के नाम पर दलाली का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत डीएम कार्यालय से की गई। जानकारी के मुताबिक शामली के एक व्यापारी ने डीएम को ज्ञापन देकर बताया कि शामली का रहने वाला दीपक बंसल नाम का शख्स उनसे पैसों की वसूली कर रहा है। काम कराने के एवज में डीएम और एडीएम के नाम पर पैसों की डिमांड करता है। हालांकि व्यापारियों से लाखों रुपए की ठगी हो भी चुकी है। मामले को लेकर डीएम ने इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू करवा दी है। ऐसी एक शिकायत शामली जनपद में प्राप्त हुई है अभी कुछ ही दिन पहले, जिसमें एक व्यक्ति है दीपक बंसल नाम का, जो बताया जा रहा है कि अधिकारियों से और अधिकारियों के नाम पर दुकानदारों से, अन्य और कई लोगों से ब्लैकमेलिंग करता है और अधिकारियों का नाम लेके कई तरह की उगाही जो है इस समय यहाँ कर रहा है। इसके संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच के लिए संबंधित विभागों को लिख दिया गया है। जैसे ही वो जांच प्राप्त हुई, उसके हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी।
एक तरफ विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को सचेत कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना के मामले कम होते ही लोगों की लापरवाही फिर से शुरू हो गई। मसूरी के कैंपटी फॉल का एक वीडियो सामने आया जिसमें हजारों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीर बेहद डराने वाली है क्योंकि ये लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। हालांकि वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, लेकिन अब उत्तराखंड में सैलानियों को एंट्री में छूट दी गई है और वीकेंड पर ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हुई है और न्यूज़ 18 भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वहीं अब आपको हरिद्वार की तस्वीर दिखाते हैं। पर्यटक स्थलों पर छुट्टी मनाने पहुंच रहे लोगों की भीड़ कोरोना संक्रमण को फिर से दावत देती नजर आ रही। धर्म नगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर कोविड नियमों की सरेआम अनदेखी हो रही है। गंगा घाटों पर उमड़ी लोगों की भीड़ में कई लोग न तो मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन हो रहा है। उन्नाव में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीओ बीघापुर कृपाशंकर कनौजिया पर कार्रवाई हुई है। एसपी ने सीओ कृपाशंकर कनौजिया से चार्ज वापस ले लिया है। सीओ कृपाशंकर कनौजिया को पुलिस कार्यालय से संबद्ध किया गया है। आपको बता दें कि गोरखपुर निवासी सीओ मंगलवार को घर जाने के लिए छुट्टी लेकर निकले। देर शाम तक गोरखपुर नहीं पहुंचे तो परिवार वालों को चिंता हुई। परिजनों ने इस दौरान उन्हें कई बार फोन किया मगर सीओ का फोन रिसीव नहीं हुआ। परेशान परिवार ने थाने के अलावा अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्नाव पुलिस सक्रिय हुई। सीओ की मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई। लोकेशन मॉल रोड स्थित एक होटल में मिली, जिसके बाद उन्नाव पुलिस की एक टीम होटल पहुंची। यहां सीओ अपनी महिला मित्र के साथ रुके थे। पुलिस ने यहीं से उनके परिजनों को खबर दी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जगह जगह हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। अंबेडकर नगर में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान जमकर बवाल मचा। बीजेपी प्रत्याशी पर पर्चा छीनकर फाड़ने का आरोप लगा। बाद में प्रशासन के अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आज नामांकन के दिन जमकर उपद्रव हुआ। गोरखपुर की बात करें, चरगमा ब्लॉक में नामांकन से पहले ही एसपी और बीजेपी प्रत्याशी में झड़प हो गई, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे भी टूटे। इतना ही नहीं, ब्लॉक के बाहर खड़े कुछ लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। प्रत्याशियों के पर्चे भी फाड़ दिए गए। सीतापुर में 2 प्रस्तावकों के अपहरण का आरोप लगा। निर्दलीय प्रत्याशी के थे दोनों प्रस्तावक। वहीं इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। विरोध करने पर फायरिंग भी हुई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। कमलापुर थाना क्षेत्र के हाईवे का ये मामला है। बस्ती में भी जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने गौर ब्लॉक में लाठीचार्ज भी किया। यहां पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा। पर्चा दाखिल करने को लेकर बवाल मचा था। पीलीभीत में भी नामांकन के दौरान हंगामा हुआ। यहां बीजेपी प्रत्याशी पर गुंडई के आरोप लगे। निर्दलीय प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दबंगों को खदेड़ा। कासगंज में एक पति पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पति ने महिला के साथ मारपीट कर घर से फेंक दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। मृतका के मायके वालों की तहरीर पर आरोपी पति और ससुराली जन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। श्रीमती सर्वेश कुमारी पत्नी रामगोपाल उम्र 36 वर्ष की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना कासगंज पुलिस द्वारा घटनास्थल पर जाकर शव को कब्जे में लिया गया है और उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतका के परिवारीजनों द्वारा मृतका के पति, सास एवं अन्य परिवारीजनों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें अभियोग पंजीकृत करा के अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में रहेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि राम जन्मभूमि आंदोलन में जान गंवाने वाले कार सेवकों के घर तक सड़क बनाई जाएगी। ये सड़क राम भक्त कार सेवक के नाम से बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क पर बलिदानी राम भक्त का नाम और फोटो भी लगाई जाएगी। जो बलिदानी राम भक्त हैं, चाहे वो 30 अक्टूबर 90 हो, चाहे 2 नवंबर 90 हो, जो बलिदानी राम भक्त हैं उनके घर तक की सड़क को भी कार सेवक मार्ग के नाम से हम बनाएंगे और उसमें वह बलिदानी जो राम भक्त हैं उनका नाम भी लिखेंगे, उनका फोटो भी लगाएंगे। कोरोना संक्रमण एक तरफ जहां थमने की कगार पर है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस का अगला वेरिएंट डेल्टा प्लस एक बार फिर से अपना असर दिखाने लगा है। यूपी में डेल्टा वेरिएंट को लेकर खास तैयारी है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की जांच के लिए एक विशेष प्रकार की लैब पूरे देश में स्थापित की गई है। यूपी में भी सरकार सतर्क है। डेल्टा प्लस का जांच के लिए विशेष लैब स्थापित की गई है पूरे देश में, जिसमें लखनऊ में CDRI और KGMU के माध्यम से आउटसोर्सिंग का एक लैब तैयार किया गया है। बाकी हमारे हैदराबाद और दिल्ली में। तो फिलहाल ये माना जा रहा है अभी देश में कि जो इधर उधर के जो जांच डेल्टा प्लस के केसेस निकल रहे हैं
मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरला में, उनमें अभी इतना इन्फेक्शन नहीं देखा जा रहा है। उनका अलग एक स्वरूप है और उसका ट्रीटमेंट में अधिकांश लोग ठीक भी हो जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा केस। ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरक पुलिस ने लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर रुपए मांगने वाले गैंग की एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को हनी ट्रैप में फंसाया करते थे। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी महिला अपने साथी के साथ मिलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से दोस्ती करती थी। उसके बाद उन्हें हनी ट्रैप में फंसाकर रुपए वसूलती थी। पीड़ित की शिकायत के बाद आज बिसरक थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सहारनपुर पुलिस को चेकिंग के दौरान सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर चोरी की 9 बाइक, 2 तमंचे व 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। 2 अभियुक्तगण सैंकी पुत्र राजबल व मोहसिन पुत्र असगर को एक भट्टा नकुड़ रोड से गिरफ्तार किया गया था, शाजापुर नकुड़ रोड से, जिन्हें कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर व 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इन लोगों से जो बरामद मोटरसाइकिल थी वो चोरी की और निशानदेही पर 8 और कुल 9 मोटरसाइकिल जो है चोरी की बरामद की गई है, जिनमें से 4 मोटरसाइकिल ट्रेस हो गई हैं जो यमुनानगर में से चोरी की गई है और शेष मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी की जा रही है और पता लगाया जा रहा है वो कहाँ से